नमस्कार। तथ्यवश समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर अनीता जैन। मैंने आपको इसके पूर्व व्याख्यान में आत्महत्या किसे कहते हैं, जो कि हमारे दुर्खिम के द्वारा बताई गई है, और आत्महत्या के कारणों की चर्चा की थी। आज हम दुर्खिम के द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकार को देखेंगे। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और हमने देखा इसके लिए विभिन्न प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं। और दुर्खिम ये भी मानते हैं कि आत्महत्या के लिए सामाजिक परिस्थितियां ही उत्तरदायी होती हैं, वहीं उन्हीं से आत्महत्या की ओर प्रेरित हुआ जाता है। आत्महत्या के प्रकार के विश्लेषण में दुर्खिम ने जिन सामाजिक तत्वों की चर्चा की, जैसे धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि, और इस आधार पर आपने 4 प्रकार बताए हैं: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या और घातक आत्महत्या। आज के व्याख्यान में हम केवल एक प्रकार को देखेंगे, वह है अहमवादी आत्महत्या। इस आत्महत्या में व्यक्ति अपने आप को समाज से एकदम अलग, कटा हुआ महसूस करता है और उसको ये लगता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। उससे वह एकांतवाद का फील करता है और उससे बोझिलपन आने लगता है और तब वह लगता है कि मेरा जीवन क्या काम का, इसे मुझे समाप्त कर लेना चाहिए। तब वह आत्महत्या कर बैठता है। दुर्खिम का मानना है कि एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन तभी तक संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर जुड़ा रहे, संबद्ध रहे, और जब इसमें पृथकता अनुभव करने लगता है अथवा समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव होता है, तो व्यक्ति अपने आप को समाज से मुक्त समझने लगता है और उस पर समाज का नियंत्रण क्या होता है, शिथिल हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय वैयक्तिकता कहते हैं और जब यह स्थिति बनती है तब आत्महत्या की दर में वृद्धि होने लगती है। अहमवादी आत्महत्या सामान्यतः वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं के और स्व को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब अपने आप का अहम वो बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं और उनको लगता है कि सभी को उन्हें मानना चाहिए, उन्हें ही महत्व देना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तब वह समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता है। व्यक्तिगत चेतना एवं सामाजिक चेतना में कोई साम्य नहीं होता है और इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है और केवल अपने ही स्वार्थों की पूर्ति और उनकी संतुष्टि में संलग्न रहता है। ऐसे में क्या होता है, समूह के अन्य व्यक्ति उससे तिरस्कृत और नग्न करने लगते हैं। दूसरों को लगता है कि जब ये अपने ही स्वार्थों को पूरा कर रहा है तो इसे इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इसे अपने आप में छोड़ दो। तब वो क्या होता है, अपने आप को धीरे धीरे उसे लगता है कि लोग मुझे मान नहीं रहे हैं, मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वह बहुत ही निरस और एकांकीपन महसूस करता है और धीरे धीरे क्या होता है, उससे ऊबने लग जाता है। ऊबकर उसे लगता है कि लोगों में उसका महत्व बिल्कुल भी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। इसे हम स्वार्थ में लीन होने एवं अपने अहम को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्खिम इसे क्या कह रहे हैं, अहमवादी आत्महत्या। इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि जब यदि समूह या तो बहुत अधिक संगठित हैं या बहुत विघटन की स्थिति में आ गए हैं, तब भी व्यक्ति इसको प्रभावित करते हैं। यदि समूह संगठित है तो उसके सदस्यों में एकता के भाव पाए जाएंगे और समूह के नियमों तथा आदर्शों का
पालन किया जाएगा। और यदि असंगठन है तो क्या होगा? बिखराव होगा समूह में और विघटन उत्पन्न होता है। व्यक्ति का समूह एवं स्वयं के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है, तो वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। समूह यदि शक्तिशाली है तो व्यक्ति पर उसका नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन यदि वह दुर्बल है तो व्यक्ति पर उसकी निर्भरता उतनी ही कम होती जाती है। संगठित समूह में लोगों के विचारों और भावनाओं का क्या होता रहता है? आदान प्रदान होता रहता है। उनमें एकता, लगाव और घनिष्ठता पाई जाती है। लेकिन जब असंगठित समूह होते हैं तो लोगों के बीच में क्या होगा? बिखराव की स्थिति होती है। वे एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं और अपने ही कष्टों को चुपचाप अकेले सहन करते रहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? एक अकेला व्यक्ति अपने कष्ट को अकेला सहन नहीं कर पाता है, उसे दूसरों की आवश्यकता होती है, वह असमर्थ होता है उसको अकेले झेलने के लिए, और तब उसमें व्यक्तिवाद पनपता है। और समाज से पृथक रहने पर उसमें उदासीनता, निष्क्रियता, आत्मकेंद्रितता पनपती है। वह जीवन के निरर्थक और लक्ष्यहीन समझकर आत्महत्या कर लेता है। अहंवादी आत्महत्या को हमने देखा कि किस तरह से व्यक्ति को अपने में, अपने स्वार्थ के लिए जब लगने लगता है कि अपने ही कार्यों को, अपने पे ही ध्यान देना है, तो समाज उसे एकाकी कर देता है, उसे कटा हुआ महसूस होने लगता है। तब वह अपने जीवन से उबता जाता है, ऊब जाता है और आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। अहंवादी आत्महत्या के कुछ सामाजिक कारणों की बात करते हैं हम। दुर्कheim कहते हैं कि समाज से जितना अधिक लगाव हमारे मन में होता है, उतना ही अधिक हम सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, और जितना ही हम समाज से पृथकता का अनुभव करते हैं, उतना ही जीवन के प्रति हमारा लगाव क्या होता है? कम हो जाता है। क्योंकि जीवन का स्रोत और लक्ष्य कौन है? समाज। धर्म, परिवार एवं समुदाय से अलगाव बढ़ने पर व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति भी संदेह और अलगाव पैदा हो जाता है। वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजने लगता है, अपने आप से पूछता है कि आखिर मेरे जीवन का महत्व क्या है? मैं क्यों जीवित हूँ? समाज से अलग होने पर उसे जीवन खाली खाली, निरुद्देश्य, एकाकी, कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है और वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। उसका जीवन का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है और तब उसे लगता है कि अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। व्यक्तिगता, अहम और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं। और दुर्कheim का मानना है कि 3 प्रकार के समूह व्यक्ति के जीवन को प्रमुखता प्रभावित करते हैं। उनमें पहला है धर्म, दूसरा है परिवार, ज्ञान और शिक्षा। ये तीनों ही ऐसे कारक हैं जो कि व्यक्ति के जीवन को, उसके समस्त क्रियाकलापों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और इस आधार पर इस संदर्भ में आपने कुछ निष्कर्ष दिए उसमें कि आत्महत्या धार्मिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। दूसरी बात कहते हैं कि आत्महत्या पारिवारिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। और तीसरा, आत्महत्या राजनीतिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। हम इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। उनमें हम सबसे पहले लेते हैं धर्म तथा अहंवादी आत्महत्या। दुर्कheim ने यूरोप के विभिन्न धर्मावलियों में आत्महत्या की दर के आंकड़े प्रस्तुत कर यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम है, वहाँ आत्महत्या की दर भी कम है, और जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है, वहाँ आत्महत्या की दर भी अधिक है। दुर्कheim ने ईसाई धर्म की 2 शाखाएं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतावलंबियों में आत्महत्या की दर का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों में आत्महत्या की दर अधिक थी। आपने अपने अध्ययन में पाया स्पेन, पुर्तगाल,
और इटली में, जहाँ कैथोलिक धर्म का प्रचार अधिक था, आत्महत्या की दर कम थी। इस तरह से परंपरा और रूढ़ियों का पालन कैथोलिक एवं यहूदी धार्मिक दोनों में अलग अलग रूप में होता है। क्योंकि इनका पालन प्रोटेस्टेंट धर्म में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है, वे परंपरा के स्थान पर नवीनता और परिवर्तन को अधिक पसंद करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म में व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने की अधिक छूट के कारण आत्महत्या की उसमें दर भी अधिक पाई जाती है। दुर्किम कहता है कि कैथोलिक चर्च की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट चर्च कम दृढ़ता के साथ संगठित है, फलस्वरूप इसके मतावलंबी अधिक आत्महत्या करते हैं। अब हम यहाँ लेंगे दूसरा पॉइंट हमारा, ज्ञान और शिक्षा तथा आमवादी आत्महत्या। तुर्की का मत है कि अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा सामान्य विश्वासों को कमजोर कर देते हैं। मॉर्सेली ने बताया कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए लोगों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी। इसी प्रकार से उच्च वर्ग के लोग भी आत्महत्या अधिक करते हैं, क्योंकि उच्च व्यवसाय में लगे लोग नौकरी करने वालों की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं और स्त्रियों की तुलना में पुरुष। शिक्षा और ज्ञान आत्महत्या के निर्धारक नहीं है, वरन वे वैचारिक और बौद्धिक स्वतंत्रता को जन्म देते हैं, जिससे धार्मिक एकता क्या होती है, कमजोर होती है। और इसके लिए हम आत्महत्या को एक प्रमुख कारण है, जो कि आत्महत्या का एक कारण मानी जाती है। परिवार, नेक्स्ट हम लेंगे परिवार तथा आमवादी आत्महत्या। दुर्किम मानते हैं कि धर्म की तरह परिवार भी संगठित या असंगठित होने पर आत्महत्या की दर बढ़ती है। संगठित परिवार आत्महत्या को रोकता है, उसमें व्यक्ति को संबल मिलता है, लेकिन विघटित परिवार क्या होता है, आत्महत्या को बढ़ावा देता है। दुर्किम ने वैवाहिक स्थिति, आयु एवं लिंग आदि के आधार पर इस दर को जोड़ा है और उनके अनुसार हम अगर यदि देखें तो विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि अविवाहित व्यक्ति का जीवन अधिक सुविधापूर्ण होता है, उसकी जिम्मेदारियां एवं चिंताएं कम होती है, तो वे आत्महत्या करने में हिचकते हैं। किंतु 16 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बालक कम आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वे अवयस्क एवं परिपक्व होते हैं। इसी में हम दूसरी चीज देख सकते हैं कि विधुर या विधवा विवाहितों की तुलना में अधिक एवं अविवाहितों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। विवाहितों में भी हम बिना बच्चे वाले की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं और संतान युक्त विधुर संतानहीन विवाहित पतियों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। मॉर्सेली का मत है कि विधुर की तुलना में विधवा स्त्रियां अधिक आत्महत्या करती हैं, क्योंकि विधुरों की अपेक्षा उनकी स्थिति कैसी है, दयनीय है और कठिन होती है। उनके सामने नैतिक और आर्थिक कठिनाइयां अधिक होती हैं। दुर्किम कहते हैं कि धार्मिक समूह की भांति पारिवारिक समूह भी आत्महत्या को रोकने में सहायक है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर आत्महत्या की दर कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि एकाकी एवं छोटे परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवार में आत्महत्याएं कम होती हैं। परिवार का महत्व भी तभी है जब इसके सदस्य पारिवारिक जीवन की सामूहिक गतिविधियों में भाग लें, वे एक समूह के रूप में क्रियाशील रहें तथा उनमें सामाजिक भावना प्रबल हो। दुर्किम कहते हैं कि जिस प्रकार से परिवार आत्महत्या के विरुद्ध एक शक्तिशाली सुरक्षा है, उसी प्रकार से वह जितना ही अधिक दृढ़ता से संगठित है, उतनी ही अधिक दृढ़ता से वह रक्षा भी करता है। इन सभी निष्कर्षों से स्पष्ट है कि परिवार की एकता, संतानों की संख्या आदि आत्महत्या की दर को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव सामाजिक जीवन की सक्रियता और निष्क्रियता पर पड़ता है। राजनीतिक संगठन और आत्महत्या को भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दृढ़ता के साथ भी आत्महत्या का संबंध जुड़ा हुआ है। जब किसी देश की राजनीतिक सुदृढ़ता में दरारें आने लगती हैं, सुदृढ़ता ढीली होने लगती है, तब आत्महत्या की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। जब राजनीतिक समाज उद्विकास और निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं, तो उनमें आत्महत्या की मात्रा नगण्य होती है। हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह है
कि समाज के विकास काल में बहुत कम आत्महत्याएं होती थी, किंतु इसके विकास के साथ साथ आत्महत्या की दर में भी वृद्धि होती जा रही है। दुर्किम ने यूनान और रोम का उदाहरण देकर बताया कि जब वहाँ राजनीतिक व्यवस्था शिथिल हुई तो आत्महत्या की दर बढ़ गई। दुर्किम कहते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल, आम चुनाव, राजनीतिक जीवन में होने वाली असामान्य घटनाएं, युद्ध और परिवर्तन, राष्ट्रीय संकट आदि के समय आत्महत्या की दर कम हो जाती है। और इसका कारण यह है कि इस समय सामूहिक भावना जागृत होती है तथा समाज में दृढ़ एकीकरण पनपता है जो आमवादी आत्महत्या को रोकता है। राजनीतिक उथल पुथल और संकट जनमानस को उत्तेजित करते हैं। वे सामान्य संकट से अपनी रक्षा के लिए अधिक संगठित हो जाते हैं और इसी कारण आत्महत्याएं कम होती हैं। दुर्किम लिखते हैं, बड़े बड़े सामाजिक उपद्रव और बड़े बड़े प्रसिद्ध युद्ध सामूहिक भावनाओं को जागृत करते हैं। दलगत भावना और देशभक्ति, राजनीतिक और राष्ट्रीय आस्था दोनों को क्या करते हैं? उत्तेजित और एक ही लक्ष्य की दिशा में एकाग्रतापूर्ण क्रिया अस्थायी रूप से ही समाज में अधिक दृढ़ एकीकरण उत्पन्न कर देती है। अतः आत्महत्या की दर क्रांति एवं संकट के कारण ही नहीं, वरन उससे जनित सुदृढ़ एकीकरण के कारण भी घट जाती है। इस प्रकार हमने आमवादी आत्महत्या को देखा, जिसमें कि हमें स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से व्यक्ति अपने आप को समाज से पृथक महसूस कर रहा है, तो वह आत्महत्या हमारी अहमवादी आत्महत्या के नाम से जानी जा रही है। इसके और भी जो प्रकार हैं वह हम हमारे नेक्स्ट व्याख्यान में देखेंगे कि किस तरह से परार्थवादी आत्महत्या की जाती है या परार्थवादी आत्महत्या दुर्किम किसे मान रहे हैं। धन्यवाद।